स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं क्या? सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट में, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा तीसरा लेक्चर है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्वेश्चन के प्रैक्टिस में, है ना। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का क्वेश्चन सॉल्व चल रहा है। ठीक, तो चलिए भाई, आज के सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। और तीसरे लेक्चर में ये 15वां नंबर का सवाल की बात करते हैं। इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन अ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम 40% ऑफ द प्लांट आर रेसेसिव होमोजाइगस। 40% प्लांट कैसे बढ़ रहा है? रेसेसिव होमोजाइगस से बढ़ रहा है। चलिए यहाँ पर एक एक करके बना लेते हैं। ये मान लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस रेसेसिव। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई हमको? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, 40% ऑफ प्लांट आर रेसेसिव होमोजाइगस। बोल रहे हैं कि ये जो रेसेसिव होमोजाइगस प्लांट है, ये 40% है, 40% है। हमको पहले से पता है जीनोटाइप, जीनोटाइप भी लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं कहीं पर पहले जीनोटाइप लिख दे रहा हूँ। चलिए, ये जीनोटाइप क्या होता है? ये तो जीनोटाइप था। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये पी स्क्वायर 2PQ क्यू स्क्वायर। और ये क्यू स्क्वायर मतलब होमोजाइगस रेसेसिव कितना है? 40%। ये चलिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एंड प्रोड्यूस व्हाइट फ्लावर बोल रहा है। और ये कौन सा फ्लावर बनाता है? व्हाइट फ्लावर। WF मतलब व्हाइट फ्लावर। ठीक, इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज 14,000, यदि यहां पर टोटल इस पूरे पॉपुलेशन में टोटल कितने इंडिविजुअल हैं बोल रहा है? 14,000 इंडिविजुअल हैं, तो क्या होगा बोल रहा है? 14,000 इंडिविजुअल। ये हो गया, ये पॉपुलेशन हो गया। ठीक, द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट रेड फ्लावर RF बोल रहा है। ये RF होमोजाइगस डोमिनेंट को ये रेड फ्लावर बोल रहा है, पी स्क्वायर। एंड हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर वुड बी, हेट्रोजाइगस को पिंक बोला, इसको पिंक कलर बोला है, पिंक फ्लावर PF। बोले तो उसकी फिनोटाइप क्या हो जाएगी? जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ये इन दोनों की रेशियो क्या होगी बोल रही है? ये कितना होगा और ये कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है कि एक पॉपुलेशन है, 14,000 प्लांट का एक पॉपुलेशन है, जिसमें जो रेसेसिव होमोजाइगस जिसको व्हाइट फ्लावर बोल रहा हूं मैं, उसका फ्रीक्वेंसी जो 40% है। तो रेड फ्लावर और हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी होगी ये बताना है हमको। क्वेश्चन में क्लू दे दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं अब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
बताए भाई क्या दे दिया हमको, क्यू स्क्वायर बराबर 40%, ये दे दिया है। क्यू स्क्वायर बराबर 40 मतलब 40/100, ये तो है। तो 40 बटे यदि मैं 100 करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 10/4 बचा। 4 जो है 10 में एक बार में भाग नहीं जाएगा, तो 10 शून्य में शून्य करूंगा, नीचे 4 उतारूंगा, दशमलव लगाऊंगा, शून्य उतारूंगा, 10। अब बताइए तो, अब बताओ क्या हो जाएगा, 0.4। अब 10×4 40 हो जाएगा, खट गया पूरा ये 0.4। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4। कोई मुझे बताएंगे कि 0.4 का आगे मैं क्या करूंगा, देख क्यू का स्क्वायर हटाऊंगा भाई, तो इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 0.4। मुझे ये बताइए 0.4 का अंडर रूट वैल्यू कितना होगा अगर मैं अंडर रूट को हटाऊंगा तो, कोई बता पाएंगे? ये मत सोचना कि 0.2 होगा ऐसे, क्यों? क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 करोगे ना, 2 दूनी 4 और एक अंक के बाद एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहां हो जाएगा दशमलव ऐसे, 2 अंक के बाद दशमलव यहां लग जाएगा, 0.04 होता है इसका। तो 0.4 का क्या होता है, तो ऐसे इसको निकाल नहीं पाओगे, और आपको कैलकुलेटर की सुविधा तो दिया हुआ है। चलिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं। क्यू बराबर क्या होगा देखिए, मैं कैलकुलेटर पर जा रहा हूं अब। 0.4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 0.6324। मैं 4 अंक को ले रहा हूं, देखो इतना लंबा है ना, मैं पूरा नहीं ले रहा हूं, 0.6324। चलिए मैं इसको लिख रहा हूं मैं, 0.6324 इंटू 0.6324, ये कर रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या करूंगा अब कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा, जोड़ा बनाऊंगा, वर्गमूल हटाऊंगा, तो 0.6324 आ गया क्यू की वैल्यू, हाँ या ना? अब क्या निकालना आसान है मेरे लिए, पी के वैल्यू हमको पता है भाई, क्या पता है बताएं, जिन फ्रीक्वेंसी बराबर, बिकॉज जीन या एलील फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो यदि क्यू की वैल्यू मुझे मिल गया है तो मैं पी की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्यू के बदले क्यू का वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पर यहाँ वैल्यू रख दूंगा, तो मैं सीधे इसको पहले पलट देता हूं, इसको कैसे कर दूंगा भाई, देखिए कि P बराबर 1 माइनस क्यू कर दूंगा, क्यू को पक्षांतर कर दिया क्योंकि मुझे P का वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए देखिए भाई अब मैं क्या कर रहा हूं इधर, ये मैं इधर ऊपर बना रहा हूं, देखिए तो बताइए क्या होगा, P बराबर 1 माइनस क्यू का वैल्यू कितना है, 0.6324। चलिए एक में इतना घटा दो कितना बचेगा, घटाने का तरीका क्या होता है कि एक में क्या घटाना है, 0.6324 घटाना है, तो 1.0000 कर दीजिए, घटा दीजिए भाई, यहाँ तो 0 0 पर सन्नाटा है, देखिए यहाँ से एक एक उधार लूंगा, 10 10 में एक उधार लूंगा, इधर इधर 9 बचेगा, इधर 10 हो जाएगा, फिर एक उधार लूंगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर उधार लूंगा, 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, 9 बचा था, 9 में 2 गया 7, 9 बचा था, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, 0.3676, ठीक। तो P बराबर 0.3676, समझ में आया, हाँ या ना? कोई कुछ तो बोले, मुझे Yes, किसका sir. वैल्यू मिल गया बताइए भाई,
पी का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब मुझे पी का वैल्यू भी मिल गया और क्यू का वैल्यू, पी वैल्यू और क्यू वैल्यू दोनों मिल गया। तो अब मैं तो किसी का भी निकाल सकता हूँ वैल्यू। तो जो बोला है पहले उसको पहले निकाल देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट रेड फ्लावर, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोल रहे हैं रेड फ्लावर की। और रेड फ्लावर की फ्रीक्वेंसी क्या देखिए पी स्क्वायर, ये देखिए नीचे देखिए ये वैल्यू निकालना था। सो फ्रीक्वेंसी फॉर होमोजाइगस रेड फ्लावर रेड फ्लावर यानी कि आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर में क्या हो जाएगा देखिए, क्या लिखूंगे बताएं भाई, 0.03676, 0.3676 का स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर कितना होगा, चलिए मैं यहाँ गुणा करूंगा तो लेट लगेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा इसको, इसलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, फट से हो जाएगा। क्या बोला मैं आपको, 0.3676 इंटू 0.3676 कर दो या फिर स्क्वायर कर दो, सीधा आ जाएगा। चलो एक बार और कर दे रहा हूं मैं, 0.3676 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.1351। देखना भाई यहाँ जो है ना 4 अंक ले रहा हूँ, 0.1351। चलिए लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर 0.1351, ये था ना, यही था ना 0.1351, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना है कितने लोगों का, कितने लोगों का पॉपुलेशन था 14,000 का, तो 14,000 का निकालोगे, बट फॉर 14,000 इंडिविजुअल द आर एफ रेड फ्लावर विल बी, बताइए क्या होगा, बताएं भाई क्या हो जाएगा 0.1351 इंटू 14,000, 14,000 के लिए गुणे 14,000 कर दीजिए। चलिए हम वहां फार्मूला पे जाते हैं, इसमें इंटू 14,000 कर देते हैं, 1891 आ गया, लिख देते हैं उसको। चलिए कितना हो जाएगा 1891, ये क्या हो गया भाई, किसकी वैल्यू हो गई पी स्क्वायर की ना। मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ रुकिए, पी स्क्वायर यानी कि रेड फ्लावर बराबर क्या हो जाएगा 1891 बोला था मैं अभी, ये हमारा पहला आंसर आ गया। उन 14,000 पॉपुलेशन में लाल फ्लावर वाले, लाल फूल वाले प्लांट कितना होंगे 1891। और देखिए हमारे 1891 यहाँ पर दिया है रेड फ्लावर है ना, ये हमको और कहीं नहीं दिया आंसर, तो हम ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगला वाला भी निकाल लेते हैं। अगला क्या निकालना था हमको, हेट्रोजाइगस फ्लावर, ये वाला। चलिए एक स्टेप में बैक आता हूँ, सेव कर लेते हैं एक बार। मैं एक पेज ले लेता हूँ रुकिए, चलिए भाई देखिए, बट फॉर हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर पी एफ, तो क्या हो जाएगा पी एफ बराबर क्या हो जाएगा जी, पिंक फ्लावर बराबर 2pq। 2pq के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू बताइए, पी का वैल्यू कितना था
0.3676, तो 2 इंटू 0.3676 इंटू 0.6324, 0.6324, ये हो गया। गुणा कर देते हैं भाई इतना को, चलिए कैलकुलेटर में गुणा करते हैं। 0.3676 0.3676 इंटू क्या दिया 0.6324, 0.6324 इंटू 2 से गुणा करना है ना जी हमको, देखो ये 2 से गुणा करना है, इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आया देख लीजिए 0.4649, 4 अंक लिख रहा हूं, 0.4649 इतना आ रहा है किसकी फ्रीक्वेंसी, 2PQ की फ्रीक्वेंसी, पिंक फ्लावर की। लेकिन कितने पॉपुलेशन, कितने इंडिविजुअल का था, 14,000 लोगों का था, तो 14,000 के लिए कितना आएगा ये लिखा है, बट फॉर 14,000 इंडिविजुअल द पिंक फ्लावर will be 0.4649 into 14,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर पिंक फ्लावर आ जाएगा, मतलब 2PQ की हेटेरोजाइगस वैल्यू आ जाएगी, देख लेते हैं 4649 इंटू इसमें करता हूँ इंटू 14,000 इक्वल टू 6509। चलिए भाई देख लेते हैं 6509, 6509 इतना ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ये देखिए 65 जीरो आड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास आना चाहिए अपना डाटा, है ना, ये आ गया। तो ये हो गया अपना पिंक फ्लावर वाले बच्चों की संख्या, ठीक है ना, ये पिंक फ्लावर प्लांट, और ऊपर वाला क्या था, रेड फ्लावर प्लांट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्लियर है इतना जी, ये कैसे निकालना समझ में आया, पॉपुलेशन जितने का दिया उतने के लिए पूछे तो उतने का ही निकालना पड़ेगा ना हमको। चलो एक बार यस करके भेजें जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर एलील, डोमिनेंट एलील बोल रहा है ए, डोमिनेंट एलील ए एंड रेसेसिव एलील स्मॉल ए इन ए पॉपुलेशन, इसका मतलब कोई पॉपुलेशन है उसमें दोनों प्रकार की एलील है, तो ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट, आखिरी वाला होमोजाइगस रेसेसिव, और ये हेटेरोजाइगस, ठीक, ये जीनोटाइप हो गया भाई, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये जीनोटाइप है। तो नीचे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ मुझे, क्या होता है, पी स्क्वायर 2PQ क्यू स्क्वायर, ये हो गया। इसका मतलब दो प्रकार की एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस विल बी हाईएस्ट, कि किसी पॉपुलेशन में यदि दो प्रकार की एलील हैं, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट ए एलील, और दूसरा है रेसेसिव ए एलील, ए एलील, हमको पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है पी, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो क्यू,
ठीक, तो ये बोला है क्वेश्चन में कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस विल बी हाईएस्ट, कि यदि किसी पॉपुलेशन में एक डोमिनेंट एलील है दूसरा रिसेसिव एलील है, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की वैल्यू कितनी कितनी होगी कि उस समय हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। मतलब ये कम हो, सबसे ज्यादा कौन हो, ये। तो कब होगी कि दोनों एलील डोमिनेंट और रेसेसिव एलील की वैल्यू कितनी कितनी होगी, तब जाके हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जब डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, इक्वल मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5, कुल मिला के तो एक होता है ना जी, इतनी होती है, तब जाके 2pq की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तब देखिए 2pq इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 5 5 25, 2 गुणित 0.25, 25 दूनी 50, 0.50, ये 0.50 बोलो, 0.5 बोलो, ये 2pq की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। कैसे पता आपको मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि पूरा हम पढ़ चुके इसके बारे में, देख लीजिए। ये देखिए यहां पूरा समझ में आएगा, देखिए ये पी की फ्रीक्वेंसी, ये क्यू की फ्रीक्वेंसी, नहीं दिख रहा तो चलिए ब्लैक कलर से कर दे रहा मैं, इधर पी की फ्रीक्वेंसी इधर क्यू की फ्रीक्वेंसी, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। तो 2pq यहां पर है, देखिए ये 2p की वैल्यू कब सबसे हाईएस्ट है, देखो तो मैं जूम करते जा रहा हूं, देखिए यहां पर तो जीरो है, ये वाला है ना, यहाँ पर जीरो है, 0.18, 0.32, 0.42, 0.48, 0.50, ये मैक्सिमम है। उसके बाद 0.48 कम होता जा रहा है, 0.42, 32, 18, जीरो हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई, हेटेरोजाइगस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.50, ये। और ये कब हो रहा है, जब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर है, तब जाके हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बाकी जगह तो कम दिख रहा है। देखो समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। क्वेश्चन देखिए, फिर ऑप्शन देखिए अब क्या बोल रहा है, कब होगा बोल रहा है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि कैपिटल ए को मान लीजिए मैं 0.8 मान लूं, इसको 0.2 मान लूं, कुल मिला के एक तो हुआ, लेकिन 8 दूनी 16, 2pq निकालना है ना आपको, 2pq बराबर क्या होगा, 0.8 इंटू 0.2, 8 दूनी 16, दूनी 32, कुल मिला के 0.32 होगा, कहाँ ज्यादा होगा, ये उल्टा कर दीजिए तो भी ज्यादा नहीं होगा, तो ज्यादा कब होगा बोलने पर, देख लीजिए सेकंड ऑप्शन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, मतलब स्मॉल है रेसिडुअल ज्यादा और डोमिनेंट कम हो, ऐसा हो तब हो जाके हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बोल रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, बिल्कुल ये सही है। कौन सा सही हुआ जी हमारा, तीसरा नंबर, जब दोनों की रेशियो बराबर होती है तब हमारा उत्तर आता है सही, हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट नॉट हेटेरोजाइगोट, भाई कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू कम ज्यादा करोगे तो केवल होमोजाइगोट को प्रभावित करेगा बोल रहा है, भाई हेटेरोजाइगस वैल्यू भी बढ़ जाती है भाई, खुद करके देखो ना जी। ये दो गुणित, अगर मैं यहाँ पर 0.8 रखता हूँ, यहाँ पर 0.2 रखता हूँ, क्योंकि 8 2 10, कुल मिला के एक होता है, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 हो रहा है, कम कर दीजिए थोड़ा सा, 2 इंटू 0.7 कर दीजिए, 0.3 कर दीजिए, 7 3 10 फिर हो गया, कुल मिला के एक, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये 0 पॉइंट चल रहा था ना, 0.28, ऊपर वाला 0.32, ये था, फर्क पड़ रहा है ना, केवल होमोजाइगोट फर्क पड़ेगा बोल रहा है, हेटेरोजाइगोट फर्क नहीं पड़ेगा बोल रहा है, भाई हेटेरोजाइगोट भी फर्क पड़ेगा ना, पूरा बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी कब सबसे ज्यादा होगी, जब किसी पॉपुलेशन की दोनों एलील डोमिनेंट और रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तब, इक्वल मतलब 0.5 0.5, कुल मिला के एक होता है, तो इक्वल तभी होगी ना जब 0.5 0.5 होंगे,
क्लियर है? आगे बढ़ूं? अगला, कंसीडर ए डिजीज कॉज्ड बाय रेसेसिव एलील इन ए, क्या बोले, कंसीडर ए डिजीज कॉज्ड बाय रेसेसिव एलील। अब इमेजिन करिए, बोल रहा है, ये मान के चलिए कि एक डिजीज हो रही है जो कि रेसेसिव एलील की वजह से हो रही है। इन ए स्टडी पॉपुलेशन 1 आउट ऑफ एवरी 500 इंडिविजुअल, यानी कि 0.20%। ये बोला, इसका मतलब देखिए तो, एक पॉपुलेशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। बोल दिया कि मान लीजिए डिजीज यहाँ पे हो रही है, बोल रहा है। जीनोटाइप को हम जानते हैं, ये तो हो जीनोटाइप हो गया। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पी स्क्वायर 2pq क्यू स्क्वायर। और बोल दिया कि डिजीज होने का चांसेस कितना बोल रहा है? रेसेसिव की वजह से बोल रहे हैं ना डिजीज, तो होमोजाइगस रेसेसिव, इसकी वजह से डिजीज हो रहा है बोल रहे हैं यहाँ पर। ये अफेक्टेड, मान लीजिए ये अफेक्टेड है, डिजीज है बोलूं मैं ये, ठीक। और क्यू स्क्वायर को कितना डिजीज बोल रहा है? 1 आउट ऑफ एवरी 500 इंडिविजुअल, 500 लोगों में से एक को वहां पर डिजीज देखने को मिलता है इस पॉपुलेशन में। इस पॉपुलेशन में 500 लोगों में से हर एक व्यक्ति को, 500 में से एक व्यक्ति को डिजीज हो रहा है। क्वेश्चन के अनुसार है ये, इसका मतलब यहां लिख दूं, 500 में से एक व्यक्ति कैसा है? अफेक्टेड है। तो अब बताइए क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा? पूछा क्या फिर देखो तो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल हु आर कैरियर ऑफ द रेसेसिव एलील फॉर द डिजीज। अब बताइए, कैरियर मतलब हेट्रोजाइगस ना, हेट्रोजाइगस बोलूं, हाइब्रिड बोलूं या कैरियर बोलूं? हेट्रोजाइगस बोलूं या हाइब्रिड बोलूं? या इसको मैं क्या बोलूं? कैरियर बोलूं। कैरियर मतलब एक रेसेसिव एलील को कैरी करके साथ में रखा हुआ है। हालांकि ये खुद नॉर्मल है, इसको डिजीज नहीं हुआ है, लेकिन एक डिजीज कॉज करने वाला, डिजीज को पैदा करने वाला एक एलील इसके पास है, जो आने वाले जनरेशन में शिफ्ट हो सकता है, बच्चे में जा सकता है। तो इस कैरियर को निकालने की बात कर रहा है। कैरियर को निकालना है तो आपको दो डाटा जानना पड़ेगा, कि पी की वैल्यू पहले जानना पड़ेगा आपको क्या है, दूसरा क्यू की वैल्यू क्या है जानना पड़ेगा। जब तक पी और क्यू की वैल्यू नहीं जानोगे, आप उत्तर नहीं ला सकते। इसलिए हमको जो क्लू दिया है, क्लू क्या था देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है ना, कितना? 500 में से एक। 500 में से यदि एक आता है, भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? चलिए देख लेते हैं, 500 में भाग देते, 500 भागित एक, ये कर देते हैं। 500 शून्यम शून्य उतारे एक, दशमलव लगे शून्य उतारे, ये 10 भी 500 में नहीं जाएगा, तो 500 शून्यम शून्य, 10 तो था ही, एक शून्य और उतार देंगे। एक बार में एक ही शून्य उतार पाएंगे ना, ठीक। 100 भी नहीं जाएगा, तो 500 शून्यम शून्य, 100 तो था ही, एक शून्य और उतार देंगे, 500 दूनी 1000, कट गया 0.002। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 0.002। क्लियर? 0.002। अब मैं इसको यदि स्क्वायर हटाना चाहूंगा तो क्यू बराबर अंडर रूट 0.002। और 0.002 का अंडर रूट हमको पता ही नहीं है कितना होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, चलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 0.002 का अंडर रूट क्या होता है? 0.0447, 4 अंक ले रहा हूं, 0.0447। तो क्यू बराबर अंडर रूट 0.0447 इंटू 0.0447, ये हो गया। जोड़ा बनाओ, वर्गमूल हटाओ, क्यू बराबर 0.0447। ये क्यू का वैल्यू आ गया। अगर ये क्यू का वैल्यू आ गया तो मैं पी का वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या होगा भाई देखिए, बिकॉज जीन या एलील फ्रीक्वेंसी
P प्लस Q इक्वल टू 1। चलिए Q की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। Q की वैल्यू तो मिल गया हमको, ये यहाँ रखेंगे, यहाँ P मिल जाएगा हमको। चलो P बराबर लिख देते हैं पहले, P बराबर 1 माइनस Q। Q पक्षांतर होके चला गया, इसका चिन्ह बदल गया। P बराबर 1 माइनस Q का वैल्यू कितना है? 0.0447। तो बताइए भाई P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर एक में कितना घटाना है? 0.0447। घटाने के लिए 1.0000 कितना है? 0.4 कर दो ऐसे, ये हो गया। चलिए उधार लेते जाओ, लास्ट में 10 हो जाएगा। 10 में 7 गया 3, यहाँ 9 बचा था, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, ये कितना बचा? 9 का 9.0, 0.9553, 0.9553, ये हमको P का वैल्यू मिल गया। हमने दोनों का डाटा निकाल लिया, P और Q का। अब कैरियर निकाल सकते हैं हम। P का वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू आ गया। चलिए अब क्या करेंगे देखिए। सो क्वेश्चन क्या पूछा है? कैरियर ऑफ रेसेसिव एलील फॉर द डिजीज। सो कैरियर फॉर recessive allele for the disease is कितना हो जाएगा? 2PQ। कैरियर है ना, ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। तो 2 इंटू P का वैल्यू कितना है? 0.0447, 0.0447 इंटू, अच्छा पहले P का वैल्यू लिखना है। चलिए P का पहले लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, किधर भी गुणा करो रिजल्ट वही आएगा, है ना। P का वैल्यू कितना है? 0.9553 इंटू Q का वैल्यू कितना है? 0.0447। चलिए भाई गुणा करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास है। 0.9553, 0.9553 इंटू 0.0447, 0447 इंटू 2 है ये, तो 0.085, 0. चलिए मैं लिख दो यहाँ पर 0.0854 लिख दे रहा हूँ मैं, 854 ना, 0.0854, ये हो गया। अब मुझे बताइए इसका परसेंट निकालना है, गुणित 100 कर दीजिए। गुणित 100 कर दीजिए इसी में, इंटू 100 इक्वल टू 8.5, 8.54, 8.54 एट, ये परसेंट में ना, इन परसेंट लिख दे रहा हूं मैं, बट इन परसेंट 0.0854 इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना था? 8.54, 8.54%। ये आपका आंसर है। अब इस आंसर के आसपास कौन है देखिए भाई, बताओ इसके नजदीक कौन कौन है? इसके नजदीक कौन आ रहा है बताओ मुझे। चार ऑप्शन देख लो ना, 7.6%। ठीक, अगर दशमलव के बाद एक अंक दिया तो इसको एक अंक कर दो ना आप लोग,
8.5% कर दो इसको, ये ठीक। 4 को हटा रहा हूँ, 4 क्योंकि 5 से छोटी संख्या है, उसको हटाना पर इधर नहीं बढ़ेगा कुछ, है ना, तो 8.5, तो इसके ज्यादा करीब तो यही हुआ ना 7.6, ये सबसे ज्यादा करीब हुआ कि नहीं। बाकी तो ये दूसरा ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, चौथा तो और ज्यादा है, और तीसरा तो सबसे कम है। तो नजदीक वाला आंसर कौन सा हुआ, करीबी आंसर कौन सा हुआ, 7.6%। समझ में आया, हाँ या ना। सुन पा रहे हो कि नहीं भाई आप लोग, यस नो कुछ तो लिखो, मैसेज करो जल्दी। ठीक, चलिए भाई देखते हैं, जो ज्यादा करीबी होता है ना उसको आप उत्तर लेते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाती है, CFTR मेम्ब्रेन रिसेप्टर, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जो रिसेप्टर होता है ना, ट्रांसपोर्टर होता है, उसकी वजह से क्लोराइन आयन का आवागमन बंद हो जाता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लिक्विड का मीडियम बनता है ना, जहां पर गैस एक्सचेंज होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज होती है तो गाढ़ा या लिक्विड बनता है, और गाढ़ा लिक्विड हमारे लंग्स में, एल्विलाई में गाढ़ा लिक्विड गैस को एक्सचेंज करने नहीं देता, दिक्कत होती है सांस लेने में, ठीक है ना। ये तो एक रेसेसिव डिजीज बोल रहे हैं, मतलब इस प्रकार से होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव, यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है, ये हुआ है। बीच वाला कैरियर है, ठीक है, ये तो कैरियर हो गया, हेटेरोजाइगस बोलो, कैरियर बोलो या हाइब्रिड बोलो, देखिए हो गया, और ये तो डिजीज हो गया, ये वाला एकदम नॉर्मल है। कैरियर को नॉर्मल कैरियर भी बोलते हैं ना, नॉर्मल कैरियर, ठीक है, नॉर्मल तो है, उसको डिजीज नहीं हुआ लेकिन कैरियर है, वो अगली पीढ़ी में डिजीज को ट्रांसफर कर सकता है। फिर क्वेश्चन बोला रफली 1 आउट ऑफ एवरी 500 इंडिविजुअल, फिर बोल रहा है कि 500 बच्चों में से, 500 लोगों में से एक को ये डिजीज देखने को मिल रहा है, इतना लोग अफेक्टेड होते हैं इस डिजीज से। फिर वही चीज हो गया, P² 2PQ, Q² जीनोटाइप था, फिर वही Q² बराबर क्या हो जाएगा, 500 में से एक, ठीक है ना। फिर बोल रहा है यूजिंग द हार्डी-विनवर इक्वेशन द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल हु आर कैरियर्स ऑफ द रेसेसिव एलील फॉर द डिजीज, फिर बोल रहा है कैरियर का परसेंटेज कितना होगा, बोल रहा है भाई सेम चीज है, 500 में से एक यहाँ भी था, देख लीजिए 500 में से एक यहाँ भी था ना, तो रिजल्ट वही आएगा 8.5, कैरियर निकालोगे तो, कैरियर निकाला है ना आपको, कैरियर में कितना आएगा 8.5, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ बिल्कुल, 2PQ बराबर क्या हो जाएगा, कैरियर है ना ये, कैरियर 2PQ इक्वल टू 8.5, परसेंट में है, परसेंटेज बता देखिए, परसेंटेज ये, तो बताइए 8.5 के ज्यादा करीब कौन है, एक तो बहुत छोटा है, एक तो बहुत छोटा हो गया, ये 15.2 बहुत बड़ा हो गया, बचे दो डाटा हमारे पास। अब इसके 8.5 के ज्यादा करीब कौन है, चलिए 10.2 पहला ऑप्शन दिया है, और 8.2, 8.5 है ना, घटा देते हैं इसको, कितना होता है देखते हैं, घटा देते हैं, डिफरेंस पता चल जाएगा, 2 में 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 लाएंगे तो 12 में 5 जाएगा 7, 9 में 8 जाएगा 1, 1.7 का डिफरेंस हो रहा है इसके साथ, 10.2 और 8.5 के साथ इतना हो रहा है। 7.6 के साथ करके देखते हैं, 8.5 और 7.6 घटा देते हैं,
15 में 6 गया 9 और इधर 0, 0.9। बताओ किसके साथ ज्यादा करीबी है, बताओ तो मामला। ये 8.5 किसके ज्यादा करीबी है, 7.6 के कि 10.2 के, इसके कि इसके, डिफरेंस कहां पर कम है, 7.6 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा Yes, वहां sir. पर, हमारा आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ज्यादा करीबी देखना है, जो दिया होगा ये हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ या ना, जो करीबी आंसर दिया होगा वही आपका आंसर होगा। क्यों नहीं बनाया इस क्वेश्चन को, बताइए मुझे, पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया मैं इसको, क्योंकि सेम क्वेश्चन इसके पहले वाला था, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं किया। आगे बढ़ू, देखिए अब हमारे पास थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है हार्डी विनबर्ग से, हमेशा याद रखना हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में क्या क्या चीजों को कंसीडर किया गया, क्या क्या चीजों को कंसीडर, सबसे पहला पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, इन्फिनिटली लार्ज पॉपुलेशन, ये होना चाहिए। दूसरा मैटिंग कैसे हो, रैंडम हो, कोई भी किसी से शादी कर रहा हो, रैंडम मैटिंग, कोई भी किसी से शादी कर रहा हो तब जाके पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तीसरा नो म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। चौथा नो माइग्रेशन, पांचवा नो सिलेक्शन। ये चीजें कंसिडर किया गया है हार्डी विनबर्ग में। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assumption सपोर्ट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन सा इसमें से चार ऑप्शन में से कौन है जो सपोर्ट करता है, बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोल रहे हैं, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए बोले, जबकि यहाँ पर क्या बोला है, नहीं होना चाहिए बोले, देखो इधर, तो ये तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। रैंडम मेटिंग ये कर रहा है, देखो ये रैंडम मेटिंग है। अगला जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जीन फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना, चेंज जीन फ्रीक्वेंसी। जबकि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर उनके कंडीशन के दायरे में पॉपुलेशन है तो कई साल बाद भी, कई हजार साल बाद भी उस पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यों की त्यों रहेगी, जीन फ्रीक्वेंसी भी ज्यों की त्यों रहेगी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी ज्यों की त्यों रहेगी, मतलब नहीं बदलेगी। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी बोल रहे हैं, मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगला एसोटेटिव मेटिंग मतलब सेलेक्टेड मेटिंग, सेलेक्टेड मेटिंग मतलब सिलेक्शन, और यहाँ पर बोल रहा है नो सिलेक्शन, जबकि यहाँ पर बोल रहा है सिलेक्शन होना चाहिए बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो सपोर्ट कौन कर रहा है बोलने पर, केवल रैंडम मेटिंग, ये आपका आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ू, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम कंसिडरिंग व्हाट हैपन व्हेन मेंडेलियन जीन्स एक्ट ऑन पॉपुलेशन, द मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट देयर विल बी नो चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी व्हेन, क्या बोल रहा है कि मेंडेलियन के जो डाई एलील की बात करते हैं मेंडल साहब, एक जीन के दो एलील होते हैं ये कहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को थोड़ा समझिए, बोल रहा है कि द मॉडल प्रेडिक्ट दैट देयर विल बी नो चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी व्हेन, कि हार्डी विनबर्ग के अनुसार आज जो जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी है किसी पॉपुलेशन की, कई सालों बाद भी वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज बोला है। तो ऐसी नीचे लिखी हुई चार स्टेटमेंट में से ऐसी क्या होगी जो जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज होने नहीं देगी, बदलने नहीं देगी, मतलब ज्यों की त्यों रहने देगी, मतलब इनमें से कोई एक भी अगर है तो वो है जो जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज होने नहीं देगी। ये जो पांच के पांच अपने पास क्राइटेरिया है ना, ये पांचों क्राइटेरिया हैं जिन फ्रीक्वेंसी को सेम टू सेम रखना चाहते हैं, बदलने नहीं देना चाहते। क्वेश्चन समझे कि नहीं, हाँ या ना बोलें जल्दी, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए
तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि माइग्रेशन इनटू द पॉपुलेशन ऑकर्स एट ए स्टडी रेट, एक नियत गति में किसी पॉपुलेशन में यदि माइग्रेशन होता रहे बोल रहा है तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा बोल रहा है। भाई नो माइग्रेशन बोला है, देखो तो माइग्रेशन नहीं होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, माइग्रेशन होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। मतलब ये वो कारण नहीं है, क्योंकि ये अगर होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, जबकि हमको ढूंढना क्या था जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, ये ढूंढना है। अगला, द पॉपुलेशन सफर ए बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक एक प्रकार का जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसका मतलब इससे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अगर बॉटल नेक इफेक्ट होता है, दो प्रकार की इफेक्ट होती है भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो इफेक्ट हैं, एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट, दूसरा होता है फाउंडर इफेक्ट। दोनों इफेक्ट की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाती है। दो चीजें बोला मैं, क्या क्या, फाउंडर इफेक्ट, दूसरा बॉटल नेक इफेक्ट। दोनों की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और क्वेश्चन बोला है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिया गया जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी बोल रहा है, जबकि इसकी वजह से हो जाएगी। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। तीसरे पे आते हैं, ए रेयर न्यू म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद ए शार्प इंक्रीज इन फिटनेस। यदि किसी पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन हो जाता है जो आगे जाके फिटनेस, जो आगे जाके फिटनेस को बढ़ाएगा, उसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशन होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। भाई किसी जगह पे केवल ऐसे लोग रहा करते थे, होमोजाइगस डोमिनेंट थे, मान लीजिए केवल यही लोग थे, यही लोग थे, यही लोग थे, ठीक, ये लोग सोचिए आप, सब केवल यही वाले बंदे थे। तो डोमिनेंट ए एलील की फ्रीक्वेंसी कितना 1, रेसेसिव ए एलील की फ्रीक्वेंसी कितना 0। लेकिन मैं बोला अचानक म्यूटेशन हो गया और एक बंदा ऐसे बन गया हेटेरोजाइगस, देखो तो ये म्यूटेशन हुआ, तो अब डोमिनेंट ए एलील की फ्रीक्वेंसी 1 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ना कुछ परसेंट तो स्मॉल ए का भी आ गया ना, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो गया। तो म्यूटेशन होता है तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है भाई, ये चेंज हो जाएगी। ये तीनों गलत हो गया, चेंज नहीं होना चाहिए बोला है। अगला बोल रहा है नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज एट वर्क। ये कोई भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस वहां पर काम ना कर रहा हो, मतलब ऐसा फोर्स, ऐसी ताकत जो जीन फ्रीक्वेंसी को बदल देती हो, वो अगर काम ना करे तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे क्या क्या है, क्या क्या है भाई इवोल्यूशनरी प्रोसेस, वो फोर्स, वो ताकत क्या क्या है? छोटी पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन भी है जो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज कर देती है। सेलेक्टेड मेटिंग है जो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज कर देती है। म्यूटेशन जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है। माइग्रेशन जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है। सिलेक्शन जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है। ये सब जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं। इन सभी को इवोल्यूशनरी प्रोसेस या इवोल्यूशनरी फोर्स कहते हैं हम लोग। तो अगर ये काम ना करे तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। देख लीजिए, नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज एट वर्क, मतलब इन जो चार प्रकार के मैं बोला, क्या क्या, स्मॉल साइज पॉपुलेशन, अगला जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगला सिलेक्शन या सिलेक्टेड मैटिंग, सिलेक्टेड मैटिंग, अगला म्यूटेशन, अगला माइग्रेशन। ये जो चार पांच चीजें बताया हूं, ये सब इवोल्यूशनरी फोर्स या इवोल्यूशनरी प्रोसेस कहलाते हैं। इनमें से कोई भी हो जाए तो जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। अगर जीन या एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन चौथा नंबर क्या बोल रहे कि नो इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज एट वर्क, कोई भी ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोसेस काम ना करे तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी बोल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, काम ना करे तो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। समझे कि नहीं समझे इसको? हाँ या ना? समझे कि नहीं? Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, 21 नंबर का आंसर भेजें जल्दी, क्वेश्चन पढ़ें आंसर भेजें, आपके पास 2 मिनट का समय है।
2 मिनट का समय है, आंसर भेजेंगे आप। 21 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, आंसर भेजिए जल्दी। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ हार्डी-वीवर मॉडल, कि हार्डी-वीवर मॉडल ये प्रिंसिपल में किस चीज को एज्यूम नहीं किया गया, नहीं सोचा गया, नहीं बोला गया, नॉट बोला है ना। तो देखिए क्या क्या बोला गया था, अभी बताओ। मैं बताया था आपको, लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मैटिंग, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, नो सिलेक्शन, ये सब चीज के बारे में सोचा गया था। तो पहला देखिए क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन मैट्स एट रैंडम विद रेस्पेक्ट टू द लोकस इन क्वेश्चन। किसी भी जीन या एलील के बारे में दिया गया है, उस एलील के रेस्पेक्ट में बात करो। देखो किसी का स्पीकर ऑन है, बंद करो पहले। उस एलील या भाई स्पीकर बंद करो। माधुरी साहू मैडम स्पीकर बंद करें। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा था कि जिस रेस्पेक्ट में, जिस एलील के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया गया है, उस एलील के रेस्पेक्ट में मैटिंग कैसा होना चाहिए बोल रहे हैं, पॉपुलेशन मैट एट रैंडम, रैंडम होना चाहिए बोल रहे हैं। और हार्डी-वीवर क्या बोले हैं कि रैंडम मैटिंग होना चाहिए, बोले हैं कि नहीं बोले हैं, बोले हैं ना। इसका मतलब ये तो सही सही है, हार्डी-वीवर के अनुसार है ये। जबकि क्वेश्चन पूछे कौन है जो हार्डी-वीवर के अनुसार नहीं है, बोल रहे नॉट एन एजम्पशन बोल रहा है। हार्डी-वीवर ने जो सोचा था, जो बोला था, जो इमेजिन किया था, उसके अंतर्गत कौन नहीं आता है बोल रहा है। पहला वाला तो रैंडम मैटिंग है ना, आता है। सिलेक्शन इज नॉट एक्टिंग ऑन द लोकस इन क्वेश्चन, सिलेक्शन इज नॉट बोल रहे हैं, मतलब नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन बोल रहे हैं ना। ये भी हार्डी-वीवर ने बोला था ना कि सिलेक्शन नहीं होना चाहिए बोला था, ये भी बिल्कुल सही है। पहले वाला रैंडम मैटिंग था ना, पहला वाला। दूसरा नो सिलेक्शन था। तीसरा वन एलील इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव एट दिस लोकस। भाई ये चीज तो हार्डी-वीवर ने कभी नहीं बोला, कि कभी नहीं बोला कि जब क्रोमोजोम की बात करते हो आप, कि क्रोमोजोम के एक लोकस पर एक डोमिनेंट एलील हो, उसके जस्ट होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर दूसरा रिसेसिव एलील हो, ऐसा हो कभी नहीं बोला है। भाई यहाँ पर तो हो सकता है दोनों एलील डोमिनेंट भी हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी हो सकता है। ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, और ये हेटेरोजाइगस हो गया। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उसने कभी नहीं बोला कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हमेशा होना चाहिए, बोला ऐसा कभी नहीं बोला। तो ये चीज नहीं बोला। तो हार्डी-वीवर ने कभी भी एक एलील को डोमिनेंट हो हमेशा और एक रिसेसिव हमेशा मिले, ऐसा हो, ऐसा वाला कभी नहीं बोला उन्होंने। कुछ भी हो सकता है वो। अगला द पॉपुलेशन इज इफेक्टिवली इन्फिनिट इन साइज, मतलब लार्ज पॉपुलेशन, ये भी बोला था, ये भी बोला था। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा हार्डी-वीवर का एजम्पशन नहीं था, तो कौन सा नहीं था, ये तीसरा नंबर का। क्यों, कि तीसरा नंबर में क्या बोला है कि एक एलील डोमिनेंट होना चाहिए, दूसरा एलील रिसेसिव होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए किसी जीन के दो एलील जो होंगे हमेशा ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। कुछ भी हो सकता है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव या हेटेरोजाइगस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं आप। 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट इंपैक्ट ऑन एलील फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन। एक छोटा सा पॉपुलेशन है भाई, छोटा सा पॉपुलेशन, सोचिए आप। बड़ी पॉपुलेशन होती तो कोई दिक्कत नहीं था, छोटा सा पॉपुलेशन है, कुछ भी हो जाए तो फर्क पड़ जाएगा। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो नीचे दिया गया है कि इस छोटी सी पॉपुलेशन में बहुत लीस्ट इंपैक्ट डालता हो, बहुत कम प्रभाव डालता हो। जैसे इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग मतलब होता है कि विद इन द ग्रुप, किसी एक ग्रुप के अंदर शादी करना, मेटिंग करना। छोटी सी पॉपुलेशन है, उसी में ही शादी करेंगे आप, तो चीजें तो इवॉल्व हो जाएंगी ना, प्रभावित हो जाएगा चीज।
पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग में नहीं रह पाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। एक तो पॉपुलेशन छोटी सी है, उसमें भी आप सिलेक्शन कर रहे हो कि नहीं गोरे गोरे शादी करेंगे तो गोरे बच्चे पैदा होंगे, फिर मटमैले और डार्क वाले बच्चे तो पैदा ही नहीं होंगे, उनकी शादी ही नहीं होगी, तो केवल गोरे हो जाएंगे तो सिलेक्टेड हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और क्वेश्चन पूछा कि लिस्ट इंपैक्ट किसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा बोल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा आंसर नहीं इसका मतलब। दूसरा रैंडम मेटिंग, हाँ कोई किसी से शादी कर ले, रैंडम मेटिंग हो तो ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रैंडम मेटिंग में गोरे काले से शादी कर रहे हैं, मटमैले गोरे से शादी कर रहे हैं, गोरे मटमैले से शादी कर रहे हैं, सब ये चल रहा है, तो सब बराबर बराबर बढ़ेंगे, तो ज्यादा जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। तो लिस्ट इंपैक्ट बोल रहा है तो किसकी वजह से होगा, रैंडम मेटिंग की वजह से लिस्ट बहुत कम प्रभावित होगा पॉपुलेशन, जबकि इनब्रीडिंग की वजह से ज्यादा प्रभावित होता है ना। और अगला जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए बोल रहा है, पूरा प्रभावित हो जाएगा, ये तो केवल गोरे लोग ही सिलेक्ट हो जाएंगे, काले वाले कहां सिलेक्ट हो पाएंगे, इससे भी ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। आउटब्रीडिंग मतलब कोई बाहर से आके वहां पर शादी कर रहा है, मतलब माइग्रेशन करके आ रहा है शादी कर रहा है, उससे भी प्रभावित हो जाएगा। तो तीन चीज से, इनब्रीडिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट और आउटब्रीडिंग, इन तीनों चीज से पॉपुलेशन, एक छोटी सी पॉपुलेशन है, बहुत प्रभावित होगा, लेकिन रैंडम मेटिंग होगा तो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है। क्लियर, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन इफ सर्टेन एजम्पशन आर मेट। क्या बोल रहे हैं कि हार्डी विनबर्ग का यह कहना था कि उनके कुछ एजम्पशन थे, कुछ कंडीशन थी कि अगर वो कंडीशन सब लागू होता है तो आने वाले कुछ जनरेशन तक पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आता है। ठीक, और कुछ यहां पर हमको दिए गए हैं, डाटा दिए गए हैं। फिर बोला है व्हिच ऑफ द अबव फैक्टर विल कॉज ए चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन। इनमें से दिए गए, इनमें से ऐसे कौन कौन से वाले स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से वाले पॉइंट हैं जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी आगे जाके, समझ रहे हो ना? तो बताइए हार्डी विनबर्ग का क्या कहता, बताओ तो। सबसे पहला क्या था, पॉपुलेशन कैसी हो, लार्ज पॉपुलेशन। Large population. दूसरा बताओ, No migration, no mutation, रैंडम no selection. मेटिंग। तीसरा बताओ, नो म्यूटेशन। चौथा, नो माइग्रेशन। पांचवा, नो सिलेक्शन। नो ये सब होता तो जिन फ्रीक्वेंसी आगे ज्यों का त्यों रहता, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया आगे, ये क्वेश्चन हमारा वास्तव में यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है हमारा कि बोला है ऊपर जो पॉइंट दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आगे जिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, बोल रहा है व्हिच ऑफ द अबव फैक्टर विल कॉज ए चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। ऊपर में कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ओवर जनरेशन, बोल रहा है कुछ जनरेशन बाद। ठीक है, तो बताइए रैंडम मेटिंग की वजह से चेंज होगी क्या, जिन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? नहीं. नहीं होगी, क्योंकि वो हार्डी विनबर्ग का एजम्पशन ही था ना, ये है ना, Yes, ये sir. हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का एजम्पशन था, उससे जिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता था, तो इसमें नो चेंज। मेट चॉइस मतलब सेलेक्ट करके मेटिंग करना था, सेलेक्ट करके मेटिंग करेगा तो जिन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी. होगी, बिल्कुल होगी भाई, गोरे गोरे शादी कर रहे हैं बस केवल, तो गोरे बच्चे पैदा होंगे, तो जिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी इसमें। स्मॉल साइज पॉपुलेशन बताइए, हार्डी विनबर्ग ने बोला था कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होनी चाहिए तब फर्क नहीं पड़ेगा, पॉपुलेशन छोटी है तो फर्क पड़ जाएगा ना, जिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. यस। लार्ज पॉपुलेशन में जिन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? नो। नहीं. बड़ी बड़ी पॉपुलेशन में फर्क नहीं पड़ता है भाई, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाने पर। मैं बोला था ना, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी ही एक लोटा हो और एक लोटा निकाल लिया तो क्या बचा, खत्म। ठीक है ना, एक मटकी में एक लोटा पानी निकाल दिया फर्क पड़ेगा ना,
लेकिन एक समुद्र में से एक लोटा निकलते फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बस ऐसी कुछ यहाँ पर कंडीशन है। अगला बताइए, लैक ऑफ म्यूटेशन, मतलब इसका मतलब नो म्यूटेशन। लैक ऑफ म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन का ना होना। म्यूटेशन नहीं होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। नो म्यूटेशन तो है ना, यहाँ पर देखिए ना, इधर ये है, देखो। डायरेक्शनल सिलेक्शन, किसी एक दिशा में पॉपुलेशन सेलेक्ट होते जा रहा है, बोल रहा है किसी पॉपुलेशन में गोरे वाले ही बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, बस मतलब सिलेक्शन हो रहा है ना वहां पर। तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई। हुई, यस। तो कहां कहां पर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, देख लीजिए भाई। हमको पूछा है ना, कॉजेज विल कॉजेज चेंज इन एलील या जीन फ्रीक्वेंसी, किसकी वजह से? पहला बी मैट चॉइस, अगला सी स्मॉल साइज पॉपुलेशन, अगला डायरेक्शनल सिलेक्शन। बी सी एफ कहां दिया? बी सी एफ, ये देखिए चौथा नंबर। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, यस सर। 4 नंबर के क्वेश्चन है भाई ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा है 24 नंबर का। ए साइंटिस्ट इज यूजिंग द हार्डी विनबर्ग इक्वेशन टू assess if a population is in random in equilibrium या is evolving। भाई कोई पॉपुलेशन या तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा या तो इवॉल्व होगा। सी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस पॉपुलेशन, उसने उस पॉपुलेशन से कुछ फैक्टर को कलेक्ट किया, रिकॉर्ड किया, समझ लीजिए। जो भी था यहां पर ये ए से लेकर के ई तक था। आगे फिर बोल रहे हैं, which one of the following option contain all incorrect characteristic of population in हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। ऊपर जो भी फैक्टर दिया गया है एफ तक, ए से लेकर के एफ तक, उनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम के लिए इनकरेक्ट हैं, बोल रहा है। मतलब हार्डी विनबर प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके रूल को नहीं मानते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? ऊपर में बोला है कि एक साइंटिस्ट थी, महिला थी, सी बोला है ना, एक महिला साइंटिस्ट थी, उन्होंने एक पॉपुलेशन को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि पॉपुलेशन इवॉल्व हो रहा है कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और उन्होंने कुछ पॉइंट दिया, नीचे लिखा। आप बताइए, यदि कोई पॉपुलेशन ऐसा है कि जो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम के कंडीशन को नहीं मान रहा है, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम के क्राइटेरिया को या एजम्पशन को नहीं मान रहा है, वो ऑप्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर? फैक्टर कौन कौन सा है? बोला है ना क्वेश्चन वही कि कंटेन ऑल इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इन हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। बताइए भाई, पहला द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, ये तो मान रहा है ना, हार्डी विनबर का बोलना था ना कि पॉपुलेशन की साइज बड़ी होनी चाहिए, और ये तो है। अगला इंडिविजुअल आर रैंडमली मेटिंग, ये भी बोला गया, ये भी सही है। हार्डी विनबर ने बोला था कि रैंडम मेटिंग होना चाहिए, बोला था। अगला इंडिविजुअल आर अंडर नेचुरल सिलेक्शन। अब बताइए भाई, नेचुरल सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट हो करके मेटिंग होना है, ऐसा होगा क्या हार्डी विनबर में? ऐसा नहीं होता है, रैंडम मेटिंग होते हुए सिलेक्टेड नहीं होता है, देखना ये नहीं है, ये हार्डी विनबर को फॉलो नहीं कर रहा है। अगला न्यू एलील आर एडेड टू द पॉपुलेशन थ्रू माइग्रेशन या डिस्पर्सल, माइग्रेशन के जरिए पॉपुलेशन में नए नए प्रकार के एलील आएंगे बाहर से, बोल रहा है। मतलब ये हार्डी विनबर को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हार्डी विनबर बोला है कि नो माइग्रेशन, यहाँ पर बोल रहा है कि माइग्रेशन होगा तो नए नए एलील आएंगे, बोल रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगला म्यूटेशन रेट आर हाई, पॉपुलेशन में म्यूटेशन बहुत तेजी से हो रहा है, बोल रहा है। क्या ये हार्डी विनबर के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? हार्डी विनबर ने क्या बोला था? नो म्यूटेशन, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन कौन फॉलो नहीं कर रहे हैं बताइए, इनकरेक्ट है हार्डी विनबर के लिए? सी, डी और ई। समझ में आया ना? इनकरेक्ट पूछा है ना जी, तो सी, डी और ई। समझे कि नहीं समझे? सी, डी और ई। क्लियर है? यस सर।
ठीक, तो इस प्रकार से मुझे जितने क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम से मैंने उतना को सॉल्व कर लिया। हमने सीखा, हमने जाना कि किस प्रकार से हार्डी-विनबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बनाना है, तरीके क्या हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी नए नए प्रकार के क्वेश्चन ढूंढें और बनाने का प्रयास करें। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का सवाल पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।